तो शीतकालीन सत्र से पहले सियासत। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले सियासत भी शुरू हो गई है। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, सदन की कार्यवाही सही तरीके से चलाने के लिए सहयोग की अपील की। अनुपूरक बजट को लेकर एसपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। 3 दिन के सदन पर चिंता जताने के साथ ही सदन की कार्यवाही 15 दिन करने की मांग की। जातीय जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। ओबीसी के मुद्दे पर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। राजभर ने अखिलेश यादव को एक बार फिर से पिछड़ा विरोधी बताया है। बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि सरकार हर जवाब देने के लिए तैयार है। इसी पर शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? देखिए, हमारी अपेक्षा सभी से है कि सदन में जितने दल हैं उन सभी का सहयोग चाहिए और विधानसभा सबके सहयोग से चलती है। और कार्यमंत्रणा में यही बात तय हुई है कि भाई हमने जो एजेंडा रखा है समय से पूरा हो जाए। 3 दिन के सत्र पर रार, विपक्ष बहस को तैयार। हम लोग ये चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर जनता की समस्याओं पर चर्चा हो और कोई ठोस निर्णय हो, लेकिन सरकार चर्चा करने से घबराती है, डरती है, इसलिए 3 दिन का सत्र चलाने का काम कर रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि शीतकालीन सत्र 3 दिन का हुआ हो। नए नियम के साथ सत्र में दिखेगा बड़ा बदलाव। कांग्रेस का बहुमत रहता था, अब उस समय बहुमत के समय जितना बड़ा उनको कार्यालय मिलता था वो तो उस समय तो समझ में आता था। आज उनके केवल 2 विधायक हैं और 2 विधायक के लिए अगर 200 विधायकों को बैठने वाली जगह दे दी जाए तो ये तो उचित नहीं है ना। जब वो बड़े दल हों तो उनको बड़ा कार्यालय मिल जाएगा, लेकिन अभी उनको बड़ा दल होने की कोई संभावना नहीं। बसपा के 1 विधायक हैं, अब 1 विधायक के लिए बसपा जब सत्ता में थी अगर उस तरह का कार्यालय चाहती है तो वो गलत है। अनुपूरक बजट पर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? ओबीसी पर सियासत, अखिलेश वर्सेज राजभर। जिसको लेकर बराबर मैं सदन में लड़ता रहा हूं, एक बार भी अखिलेश जी की जबान पर आई ये पिछड़ों के दुश्मन हैं, ये पिछड़ों के हक के लिए नहीं लड़ते हैं, ये अपनी जाति के लिए लड़ते हैं, धोखा देते हैं सबको। ये ओम प्रकाश राजभर का खुला आरोप है। जिनकी कृपा और आशीर्वाद से आज उनकी कुछ संख्या 1-2 वो सदन में बैठने की स्थिति में है, वो समाजवादी पार्टी की कृपा थी। वो समाजवादी पार्टी के वोटों की वजह से वो जीत करके आए हैं। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। हमारे पहले राउंड का सवाल है, सत्र के लिए विपक्ष की कितनी तैयारी, विपक्ष कितना तैयार है, क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि 3 दिन का सत्र पर्याप्त नहीं है। और हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। जातीय जनगणना, क्या एसपी बनाएगी एजेंडा? क्या समाजवादी पार्टी एजेंडा बनाने की तैयारी है जातीय जनगणना को? हमारे तीसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। एसपी ने राजभर को क्यों दी हद वाली नसीहत? समाजवादी पार्टी की तरफ से राजभर को 2 टूक कहा गया है कि आप हद में रहिए। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सुभाष चंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं आप। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिला जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। सिर्फ 3 दिनों का सत्र आप लोगों ने बुलाया है और इस पर विपक्ष को ऐतराज है। उनका यह कहना है कि 3 दिन पर्याप्त नहीं है, कम से कम 15 दिन होने चाहिए तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो पहले तो आप ये बताइए कि सिर्फ 3 दिन का सत्र क्यों बुलाया गया? और समाजवादी पार्टी का यह भी सवाल है कि अगर पहले वाले बजट को खर्च नहीं किया गया तो फिर अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है? मेरी सबको राम राम। और कुछ चीजें जो है ना छोड़ देनी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए भी। सारा काम विपक्ष ही कर लेगा क्या? अगर विधानसभा अध्यक्ष जी ने तय किया है कि 3 दिन का सत्र होना चाहिए तो 3 दिन का सत्र होना चाहिए। और इन लोगों से पूछना चाहिए कि जब पूरा सत्र चलता है तो क्या ये चलने देते हैं? विधानसभा चलने देते हैं? संसद चलने देते हैं? नहीं चलने देते ना। जो टैक्स पेयर्स का पैसा है जिससे जो है विधानसभा और संसद चलती है, इनको समझ में नहीं आता कि सब बर्बाद हो जाता है।
यहाँ पर जनता का विषय को वहां पे चर्चा करनी चाहिए विधानसभा में, संसद में, परंतु ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन, हल्ला गुल्ला, वॉकआउट सब कुछ कर लेंगे पर चर्चा नहीं करेंगे। और अब कह रहे हैं कि 3 दिन क्यों भाई, 3 दिन क्यों भाई, क्यों पूछ रहे हो बीजेपी से? बीजेपी ने निर्णय लिया है क्या ये? और 3 दिन में भी वो सब कुछ हो सकता है, ऐतिहासिक निर्णय हो सकते हैं, चर्चाएं हो सकती है, अगर आप में उस प्रकार से काम करने की क्षमता या इच्छा हो तो। और दूसरी बात यह है कि भाई इनको लग रहा होगा कि अंतरिम बजट की कोई आवश्यकता नहीं है, पर सरकार को लग रहा है कि है। अगर सत्ताधारी सरकार को जरूरत लग रही है तो इनको क्या परेशानी हो रही है भाई? तो कुछ चीजें जैसे मैंने कहा सरकार और जैसे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं उन पर छोड़ दें, समाजवादी पार्टी जो है ना अपने गिरेबान में झांक ले। फखरुल हसन चांद साहब, आपने सुन लिया होगा अनिला जी को, उनका यह कहना है कि साफ तौर पर कि जब कभी लंबा सत्र बुलाया जाता है, चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, क्या आप सत्र को चलने देते हैं क्या? अगर आप 10 दिनों का या 7 दिनों का और 8 दिनों का सत्र नहीं चलने देते हैं तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सत्र कितने दिनों का है। दूसरा, उनका यह कहना है कि सरकार का फैसला है कि उसको योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट चाहिए तो अनुपूरक बजट लाएगी। हाँ, देखिए, लोकतंत्र का दिखावा करने की आवश्यकता भी क्या है आपको? आपकी भाषा ही बता रही कि आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप बोलने की क्या जरूरत है सत्र को बड़ा करने की? तो 3 दिन के भी सत्र की क्या जरूरत है? आपको सरकार चलाने के लिए, सूचना विभाग का बजट बढ़ाने के लिए 2024 का चुनाव नजदीक है, जरूरत होगी पैसे की, क्योंकि जनता के कामों के लिए अगर आपको जरूरत होती सत्र चलाने की, गरीब के मुद्दे की, छात्रों के मुद्दे की, नौजवानों की, किसानों की, महंगाई से परेशान जनता के मुद्दों की, तो सत्र चलता, उस पर चर्चा भी होती। अनुपूरक बजट तो आपको सूचना विभाग के लिए चाहिए होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, प्रचार प्रसार के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। उत्तर प्रदेश की जनता से क्या लेना देना? देखिए, अनिला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सही है, लोकतंत्र किसी के लिए छोड़ा नहीं जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला कर लिया कि 3 दिन का सत्र चलेगा, उस चीज को मान लिया जाए। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी विधानसभा अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था कि यह सत्र 15 दिन चलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समस्याएं आज भी ओम प्रकाश राजभर जी को कौन घेरे बैठे हुए थे? 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी घेरे बैठे हुए थे। तो जो नौजवानों की समस्या है, किसानों की समस्या है, महंगाई से परेशान जनता की समस्या है, इस उत्तर प्रदेश के गरीबों की समस्या, नौजवानों की समस्या है, उन समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे। आप बता रहे हैं कि अरे इससे आपको क्या मिल जाता, आप लोकतंत्र, आप 8 दिन होता तो आप वॉकआउट कर जाते। अरे भाई, आप जब विपक्ष में थे आप वॉकआउट नहीं करते थे क्या? आप बैठे रहते थे क्या संसद चलने देते थे आप? विधानसभा चलने देते थे क्या आप? वो भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। और दूसरी बात, आपने तो विरोध के तरीकों पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। आप तो कह रहे मोबाइल फोन भी नहीं ले जाना है, झंडा बैनर भी नहीं ले जाना है। और अल्लाह जी से जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बाकी मेहमानों को शामिल करूं। लोकतंत्र आ रहा हूं, उस मुद्दे पर आ रहा हूं चांद साहब, उस मुद्दे पर आ रहा हूं। अभिमन्यु त्यागी, क्या कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि 3 दिन का सत्र पर्याप्त नहीं है, समय और बढ़ना चाहिए? और क्या कांग्रेस पार्टी को भी इस बात से दिक्कत है कि अनुपूरक बजट नहीं आना चाहिए? चवाई गन्ना किसानों का बकाया जो है वो मिला नहीं है, छुट्टा जानवर से किसान परेशान है, चारों ओर लूट मची हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या सवाल पूछा जाए जब केंद्र का मंत्री का लड़का असले से हत्या हो जाती है, खुलेआम घूम रहे हैं। सैनी पुत्र को बचाने का काम किया गया उस सरकार में, तो वो सब दिख रहा है। खुद कांग्रेस पार्टी चाहती है इस पे चर्चा हो, और वो 3 दिन में संभव नहीं है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जितना समय मिलना चाहिए उतने की जरूरत है। ठीक है, अनिला जी, आप दोनों का जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आप इनका हाल देख ही रहे हैं। आज तो बीएसपी और कांग्रेस पार्टी जो है, इनसे इनके जो दफ्तर है वो भी इनको खाली करने पड़े, क्योंकि 1 विधायक और 2 विधायक लेके कांग्रेस और बीएसपी जैसे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, सत्ता कैसे चलानी चाहिए, किस किस चीज की परेशानियां उत्तर प्रदेश में हो रही। बहुत अच्छी बात है साहब, विपक्ष का ये कर्तव्य है कि परेशानियां बताइए, और आप लोग लगातार परेशानियां बताते रहे और हम उनको सुलझाते रहे। और इसीलिए 14 में, 17 में, 19 में, 22 में उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देती रही है, और अब 24 में हमें आशीर्वाद देगी।
तो जो आपकी चिंता है ना, वो आप सबसे पहले अपनी पार्टी की कर लीजिए। ठीक है, मैं सुभाष चंद्र यादव को चर्चा में शामिल करूंगा। सुभाष जी, समाजवादी पार्टी कह रही कि आज आपके जितने भी विधायक हैं ना, वो हमारी वजह से हैं। समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आए होते तो ना आपको वोट मिलता, ना आप जीतते, ना आपके इतने विधायक रहते। मतलब इनडायरेक्ट वे में उन्होंने यही कहा है कि हद में रहिए, भले चले गए एनडीए के साथ। असल में क्या है ना कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है ना, ये होमवर्क करके नहीं आते, सिर्फ टीवी के सामने बैठ के बयानबाजी देना जानते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2017 के अंदर विधायक बने थे, तब समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं था, तो ये होमवर्क करके नहीं आते। और समाजवादी पार्टी जो हमें बोलती है हद में रहने के लिए, तो समाजवादी पार्टी खुद हद में रहना चाहिए था, क्योंकि 2017 के अंदर 47 सीटों के अंदर थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो 47 111 118 पे पहुंचे हैं और 38% जो इनको वोट मिला है, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत मिला, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बदौलत मिला। पूर्व के अंदर आपने देखा होगा राज्यसभा के जो चुनाव थे, तो समाजवादी पार्टी का एक ही सीट से केवल राज्यसभा सांसद जा सकता था। इस बार समाजवादी पार्टी 3 लोगों को राज्यसभा के अंदर भेजेगी। तो ये समाजवादी पार्टी को जो हैसियत मिली है और जो बल मिला है, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत मिला है। तो हद में तो समाजवादी पार्टी को रहना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेताओं को रहना चाहिए, क्योंकि जब जब ये सत्ता के अंदर रहे हैं तब तब इन्होंने पिछड़ों को ठगा है, ओबीसी वर्ग को ठगा है, दलितों को ठगा है, अल्पसंख्यकों को ठगा है। सत्ता से बाहर जाने के बाद में इन्हें पिछड़े याद आते हैं। 27% आरक्षण पे अखिलेश यादव एक बार भी नहीं बोलेंगे। अभी मेरे काबिल दोस्त फकरुल भाई बोल रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती पे, पूरे विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती पर जितनी बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला है, उसका आधा भी अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार बोलते हैं एक समान फ्री शिक्षा कर दी जाए अनिवार्य, बार बार बोलते हैं कि फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं कर दी जाए। समाजवादी पार्टी कभी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करने का प्रयास करती है, वो भी एक वर्ग विशेष, यादव वर्ग विशेष। उनमें भी कौन कौन से यादव? मैनपुरी के यादव, बदायूं के यादव, कन्नौज के यादव, इटावा के यादव, बाकी की जो यादव है वो समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक बंधुआ मजदूर हैं और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी की जो हैसियत धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर जो बची खुची है वो भी जाने वाली है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इससे परवाह नहीं है। ये हमें हद में रहने का सलाह देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी आए दिन अपनी हद को तोड़ती रहती है। तो समाजवादी पार्टी के नेता सबसे पहले अपने हद के अंदर रहें, वो मुद्दों की राजनीति करें। मैं प्रभाष जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले फखरुल हसन चांद अगर आप रिस्पॉन्स करना चाहें इस पर। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि देखिए, एक तो आप पिछड़ों के विरोधी, ये बात एक सेकंड सर हो गई आपकी बात। ओपी राजभर भी यही कहते हैं कि आप पिछड़ों के विरोधी, और यही बात सुभाष जी भी कह रहे हैं कि आप पिछड़ों के विरोधी हैं। और रही बात यादवों की, तो आपके लिए सिर्फ 5 जिलों के यादव मैटर करते हैं, बाकी यादव बधुआ मजदूर हैं आपके लिए, ये उनका आरोप है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी इतने बड़े नेता थे कि गली गली घूम रहे थे घोसी विधानसभा में, और उनके समाज का ही वोट उनको नहीं मिला। इसलिए जवाब जनता देती है, जवाब जनता ने दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी फिर बोल रहा हूं कि फखरुल हसन चांद साहब वर्क करके नहीं आए हैं। देखिए, फिर बोल रहा हूं वर्क करके नहीं आए हो आप। अरे भाई, पोलिंग बूथ का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि आपकी आदत है बीच में बोलने की। अरे आप अपनी बात को बात करनी नहीं होती मुद्दों पे, इसलिए आप घुमा घुमा के बात करते हो। नहीं, आपकी बात मैंने तो बहुत सुनी, बात तो बिल्कुल बहुत सुनी। आप क्या, अरे आप बकबक करते हो आप। अरे चुप रहिए, आपको कुछ मालूम है नहीं। हमेशा भाजपा या सपा का समर्थन करके उनके साथ समर्थन लेके सदन में पहुंचने का काम करते हो। आपसे क्या रिकॉर्ड देख लो। 2017 में आपको 2022 में भाजपा और सपा के साथ ना होते तो विधानसभा में भी नहीं होता। अरे यार चुप रहो भैया, तुम जब भी बैठते हो बिना आधार की बात करते हो, तुम लोग चिल्लाते हो। नवरत्न यादव ही तुम लोग के लिए ठीक है, तुम्हारे नेता के लिए, तुम्हारे लिए नवरत्न यादव ठीक है, नवरत्न यादव ठीक है, नवरत्न यादव ठीक है। आप लोगों को जवाब देने के लिए वही भाषा ठीक है, वही भाषा आपके लिए ठीक है। नवरत्न यादव को मैं याद कर रहा हूँ, आज आपकी बात आप लोगों को गंभीरता से थोड़ी देर के लिए आप लोगों को गंभीरता से जनता ने पहले हम बात है, हम आपकी तरफ से संकेत दिया गया था फखरुल हसन चांद साहब की, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं, लेकिन अभी शायद परिस्थितियां बदल गई हैं। फिर से आऊंगा आप दोनों के पास। प्रभात त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा कि 3 दिनों के इस विशेष सत्र को आप पर्याप्त मान रहे हैं? आपको लग रहा है कि हाँ, इन 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो जाएगी? और दूसरा, क्या आप अनिवार्य मान रहे हैं कि हाँ, अगर सरकार को योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुपूरक बजट की जरूरत है तो सरकार ले आए? प्रभात जी। देखिए अमित जी, जिस तरीके से सदन चलता है, मैं पिछले 3 दशक से देख रहा हूं, चाहे 15 दिन चले चाहे 5 दिन चले,
विपक्ष को बात करने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन वो जिस तरीके से वेल में आके और अपने कागजों के गोले फेंक के और बिना बात पे, एक लोकतंत्र में आपको अधिकार है आप विरोध करें सरकार के खिलाफ। अगर कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो ये सबसे अच्छा मंच होता है विधानसभा के अंदर, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज आपको सदन के अंदर उठानी है। लेकिन आपका रवैया क्या रहता है? आप एक आइकॉन है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और ये पूरे प्रदेश और देश में इसका संदेश जाता है। मैंने तो खूनी संघर्ष देखा उस विधानसभा में, किस तरीके से माइक चले थे। और आज जो विपक्ष कह रहा है कि 3 दिन का समय दिया गया है, पूरा बजट बंद करा दीजिए, प्रभात त्रिपाठी जी बंद करा दीजिए, क्यों बंद करा दीजिए, तानाशाही को लगा दीजिए, बंद करा दीजिए, आपको देखती है, तानाशाही करा दीजिए नए नियम के साथ। आप अपना आचरण संभालिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठते हैं और आप जो है आपको न्यूट्रल भाषा में बात करनी चाहिए। आप तानाशाही का समर्थन कर सकते होंगे, लोकतंत्र में हमें जनता के मुद्दे उठाने आते हैं। प्रभात त्रिपाठी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, प्रभात त्रिपाठी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाएगी। आपको कैसे नहीं मालूम? अभी तक शुरू नहीं हुआ, आपको कैसे मालूम? नहीं, ये सारी मर्यादा, सारी शालीनता ये विपक्ष के लिए ना, ये नहीं कि टीका टिप्पणी अरे भाई आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है प्रभात त्रिपाठी जी, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे ये प्रवचन एक सेकंड भी दीजिए। फखरुल हसन चांद साहब मैं आऊंगा आपके पास, फिर आप रिस्पॉन्ड दीजिए। एक सेकंड प्रभात जी मैं यहाँ वही सवाल पूछ ले रहा हूँ जो चांद साहब पूछना चाहते हैं। देखिए 1 मिनट प्रभात त्रिपाठी जी आप सवाल सुन लीजिए सर। मैं कह रहा हूँ फखरुल हसन चांद साहब का कहना है कि ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी विपक्ष के लोग वेल में नहीं जाया करते थे, या विरोध में वो तख्तियां लेकर नहीं जाया करते थे, या फिर वो नारेबाजी नहीं किया करते थे। अगर वो सरकार की किसी बात पर उनकी असहमति होती थी तो असहमति वो जताया करते थे। उनका यह कहना है कि वो अधिकार भी छीना जा रहा है। आप इसे ठीक मान रहे हैं? अमित जी जो नियम बनाए जा रहे हैं ये नियम सभी के लिए लागू होंगे। कल को आप सत्ता में होंगे तो ये गलत नियम बना दिए जाएंगे, मान लो लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए, मान लो, और प्रभात त्रिपाठी बैठ के उसका समर्थन करेंगे क्योंकि आपकी विचारधारा भाजपा ही है, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी के सारे काम अच्छे लगते हैं। गला घोट दिया जाए लोकतंत्र का, लेकिन आपको अच्छा लगेगा क्यों? प्रभात त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, आप लोकतंत्र का गला घोट के देखना चाहेंगे। नियम कोई भी बनेंगे जो लोकतंत्र में जनता के खिलाफ होंगे, इस लोकतंत्र के खिलाफ होंगे, हम उसका विरोध करेंगे। ऐसे नहीं, कोई ताकत चांद साहब ऐसे नहीं। देखिए वो ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि विधानसभा की कार्यवाही कोई भी विधायक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता अपने मोबाइल फोन से, लेकिन वो किया गया था। इस वजह से उनका कहना है कि अब विधानसभा स्पीकर की मजबूरी बन जाती है कि ऐसे नियम कानून कायदे बनाए जाएं। अनिला जी लेकिन आरोप यही है विपक्ष की तरफ से, देखिए विधानसभा ये लोकतंत्र नहीं है। एक सेकेंड आप दोनों प्लीज होल्ड कर जाइए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। अगर विपक्ष अपना विरोध नहीं दर्ज करा पाएगा, वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएगा सदन के भीतर या सदन के भीतर मौजूद रहकर, तो फिर जनता का जनप्रतिनिधि होने का मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो कहती हूँ कि विपक्ष का बिल्कुल कर्तव्य है कि आप जो हैं विधानसभा में, संसद में, आप जनता की बात रखिए, आप प्रश्न पूछिए, कागज के गोले बनाकर जब गवर्नर साहिबा आए उनके ऊपर मत फेंके, उल्टा सीधा मत बोलिए अध्यक्ष जी को। तो बिल्कुल इनको ये सब करना चाहिए, पर जब विधानसभा चलती है तो इनको चर्चा के अलावा सारे काम करने हैं, सारे काम करने हैं। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग, तोड़ फोड़, चिल्लाना, विरोध प्रदर्शन सब कुछ करना है, पर चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ये जानते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है, क्योंकि हम काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है साहब, ये इनको अपना खानदान नहीं चलाना है, 7 पुश्तों के लिए यहां पर अपने जो खजाने वो भरकर नहीं जाने, जो करना है इस प्रदेश की जनता के लिए करना है, और वही योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। ठीक, मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल जी, जब सदन चलता है आप लोग चर्चा करके तो दिखाइए। सब कुछ करते हैं पर चर्चा नहीं करते हैं, केवल खर्चा होता है बट नो चर्चा। ठीक है फखरुल हसन चांद साहब, अब जबकि सत्र 3 दिन का ही है, सवाल होंगे, एक सेकंड अपनी बात रखिएगा, मैं इसमें एक सवाल तो जोड़ दूं सर। अब जबकि तय हो गया कि सत्र 3 दिन का ही है, तो इस 3 दिन के सत्र के हिसाब से समाजवादी पार्टी की तैयारियां क्या हैं? आपके मुद्दे में आपके एजेंडे में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो आप सदन के भीतर उठाने वाले हैं?
देखिए कोई किस मुद्दे को हम उठा पाएंगे 3 दिन में, आप बताइए। क्या जितने विधायक हैं क्या एक एक सवाल भी वो पूछ पाएंगे? क्या उनका एक एक सवाल भी हो पाएगा? जितनी बड़ी विधानसभा में सदस्यों की संख्या है, क्या विपक्ष के ही जो सवाल हैं उनका ही जवाब मिल पाएगा? विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, और जो दूसरे दल हैं उनके क्या सवाल भी हो पाएंगे? तो देखिए ये जो लोकतंत्र का दिखावा है भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। 3 दिन में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुद्दों पे चर्चा नहीं हो सकती। ये सरासर लोकतंत्र अब तो हो गया ना साहब, अब तो हो गया कि 3 दिन का सत्र चलेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस वक्त यूपी की जनता आपको देख रही होगी। एक सेकंड आप सुन लीजिए चांद साहब, कम से कम उसकी संतुष्टि के लिए बता दीजिए कि बतौर विपक्ष समाजवादी पार्टी ने ये 5 बड़े मुद्दे हैं जिनको उठाने की तैयारी कर रखी है। ये 5 सवाल हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, इसको समाजवादी पार्टी उठाएगी। कम से कम वो बता दीजिए। देखिए जो शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, 112 की महिलाओं का मुद्दा है, इस देश के किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, महंगाई से परेशान जनता का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को ऐसा भरोसा नहीं है कि सदन में बोलने को भी मिलेगा, उन मुद्दों को उठाने का ठीक है। मैं कांग्रेस से भी जानूंगा, लेकिन क्या जाति जनगणना आप भूल गए अभी बताना है, गिनाना, या फिर वो है नहीं एजेंडे में? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराना चाहती है? हम तो इस मुद्दे को पूरे देश में ये मैं आपसे पूछ क्या आपको लगता है कि जाति जनगणना होने नहीं? हम तो पूरे आज भी तमिलनाडु में आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, वीपी सिंह जी को आज याद कर रहे थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण था। तो हम तो पिछड़ों की लड़ाई को लड़ ही रहे हैं। जो लोग दिखावा कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र का दिखावा कर रहे हैं, सवाल तो उनसे होना चाहिए। ठीक है सुभाष जी, यहाँ चांद साहब का कहना है कि देखिए जाति जनगणना की मांग हम पहले भी करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, सदन में जब चर्चा होगी उस दौरान भी करेंगे। क्या ओम प्रकाश राजभर को, एसबी-एसपी को इस बात का डर है कि जो आपका एजेंडा था, आपका मुद्दा था, उसे समाजवादी पार्टी अब हाईजैक कर रही है? सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी को और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को किसी भी चीज की कोई डरने की जरूरत नहीं, ना किसी से हम लोग डर रहे हैं। और जिस प्रकार की बात समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, तो मुझे कहावत आ रही, थोथा चना बाजे घना, तो समाजवादी पार्टी वही करती है। ये कौन से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं? 2012 से लेकर 2017 के अंदर ये सरकार के अंदर थे। देखिए मंत्री बन जाए, दिल्ली लखनऊ के चक्कर में कैप्सूल दिया, पद मिल जाए, इतनी जल्दी बिल बनाने लग गए, इतनी जल्दी। अभी प्रभात सर एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने तथ्यों के साथ आपके सामने सच्चाई रख दी, तो आपने उनको भाजपा का प्रवक्ता कह दिया। क्या मिल रहा है? सच को स्वीकार करना सीखो महाराज। सपा की जो भाषा, गुंडई वाली भाषा, उसका परिचय कम से कम चैनल के अंदर बैठ के मत दो। देश देख रहा है आपको। अरे भाई वो कहावत का चर्चा कर रहे हो कि भैया जहां दिख जाए सपा का झंडा, वहां बैठा हुआ कोई गुंडा। क्या टीवी डिबेट के अंदर, चैनल के अंदर बैठ के भी किसी कहावत को चर्चा कर रहे हो? जातिगत जनगणना के मुद्दे की बात कर रहे हो। 12 से 17 के बीच में कहा थे, अरे जिस नीतीश कुमार जी को आप साथ में लेके चल रहे हो, बिहार के अंदर उन्होंने एक मिसाल पेश की थी। 2012 से 17 के अंदर जातिगत जनगणना का प्रस्ताव अगर आप पारित करा के केंद्र के पास भेज देते, तो आज आप अपनी पीठ थपथपाने के लायक रहते। कांग्रेस से गठबंधन में जाने का प्रयास कर रहे हो, 2011 के जातिगत आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए आपने एक बार भी उनको नहीं बोला। और टीवी डिबेट के अंदर बैठ के सत्ता से बाहर जाने के बाद जातिगत जनगणना पिछड़ा याद आने लगे, दलित याद आने लगे, सब डिबेट के अंदर ही। अरे उत्तर प्रदेश की जनता पूरी कराना चाहते हो, झूठ को कराना चाहते हो जाति जनगणना, और हाँ में जवाब दो ना। चाहते हो जाति जनगणना, चाहते हो नहीं चाहते हो, हाँ में जवाब दो भाई। चाहते हो जाति मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए अभी आपने एक ट्रेलर तो दिखाई दिया कि 3 दिनों के सत्र के दौरान चर्चा नहीं होगी, क्योंकि बार बार मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन जैसे कोई दूसरा गेस्ट बोल रहा है तो आप बार बार बीच में इंटरप्ट कर रही है, ठीक नहीं है। और आप ऐसे बिल्कुल नहीं थे फखरुल हसन चांद साहब, आप अपनी बात शालीनता से रखते आए हैं, हम आपको ऐसे ही जानते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। ऐसे क्या होता है, डिबेट का पूरा समय बर्बाद हो जाता है। कोई बात नहीं, सुभाषपा नहीं, अगर मैं बोल रहा था, मैं जवाब उनको दे रहा था, वो मेरे बीच में बोले थे, इसलिए नहीं वो बोल रहे थे, उसके बाद आप बीच में कूद पड़े। कोई बात नहीं। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के 2 ही विधायक हैं, लेकिन 2 विधायक भी कम से कम 2 सवाल तो रख ही सकते हैं, 2 मुद्दे तो उठा ही सकते हैं। क्या है कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में जो आप 3 दिनों के सत्र के दौरान उठाने वाले हैं? जी मैं दो पॉइंट में बात खत्म करूंगा। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, विधानसभा में जिस तरह से हमारे कमरे लिए गए हैं, मैं उसमें कहना चाहूंगा बहुत छोटे कमरे देने की बात की जा रही है, जिसमें वॉशरूम तक नहीं है। ये बदले की रणनीति दर्शाता। अब मैं मुद्दे की बात कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 3 दिन में जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, यहाँ की बातें नहीं उठाई जा सकती हैं। ये सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है सरकार द्वारा क्योंकि उन्हें अपने खुद के जो विधेयक है उन्हें पास कराना है 3 दिन में। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कम से कम 2 हफ्ते के सत्र जरूर चलता। अब मैं उसके आगे कहना चाहूंगा कि जब बजट ही कुल
50% खर्च हुआ है, तो अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है? अनुपूरक बजट तो होता है जो एक्स्ट्रा बजट लेना है। अब कांग्रेस के मुद्दों की बात जहां तक है, देखिए मुद्दों की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जातिगत जनगणना की मांग करती है सरकार से, गन्ना किसान का बकाया तुरंत मिले, छुट्टा जानवर से जो किसान परेशान है वो परेशानी दूर हो, पूरे प्रदेश में टूटी की मरम्मत। कमेंट आपसे लूंगा। आपको लग रहा है सर कि जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो इस बार जिस पर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है सरकार को? पूछे जाएंगे प्रभात जी। नहीं देखिए अमित जी, ये जो भी एक शिगुफा आया है ये चुनाव के समय, देखिए कई ये राजनीतिक दल चाहे क्षेत्रीय सत्ता हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, ये लोग कई बार सत्ता में रही हैं, ये लोग उस समय ये बात कर सकती थी, ये आवाज उठा सकती थी। और अब ऐसे मौके पे ये तान छेड़ना मैं नहीं समझता हूं कि ये एक राजनीतिक उनका अपना एक एजेंडा है, एक शिगुफा है, कोई गंभीर नहीं है। अगर मुलायम सिंह माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, हमें यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन देखिए सार यही है, सार यही कि सत्र चाहे 3 दिनों का हो या सत्र 13 दिनों का हो, उसमें सार्थक चर्चा होनी चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठने चाहिए, उन मुद्दों का कोई समाधान निकलना चाहिए। यही कम से कम अपने अपने जनप्रतिनिधियों से उत्तर प्रदेश की जनता अपेक्षा रखती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि 3 दिनों के सत्र के दौरान एक सार्थक चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के भले के लिए फैसले लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहना चाहिए।